हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्णव गुप्ता। स्वागत है मेरे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में, लास्ट एक्सप्रेस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बची हुई एंथैल्पीज और कुछ छोटी मोटी बातें भी बताने वाला हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम रुके थे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5th नंबर एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। नाम तो सुना ही होगा ना, स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी। इसे हम ऐसे डेल्टा LEH और नॉट लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड, इसलिए स्टडी नोट करते हैं। तो आपने या तो इसे केमिकल बॉन्डिंग में सुन रखा होगा कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। एक मोल क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है ना मेरे पास, सॉलिड सॉल्ट, एक मोल आयोनिक सॉल्ट को जब ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, किस में ब्रेक करना है, उसको अपने गैशियस आयंस में ब्रेक करना है। जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl सॉलिड है ना, सॉलिड यूज़ करेंगे। इसको मैंने Na+ गैशियस और Cl- गैशियस में ब्रेक किया, तो इसमें लगने वाली एनर्जी क्या होगी? लैटिस एंथैल्पी होती है। और लेकिन ये दो तरह से डिफाइन होती है। एक तो इसमें अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी लगेगी या फिर इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसमें देनी पड़ेगी एनर्जी, तो इसका ΔH पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इस केस में तो पॉजिटिव है। इसको एक और तरह से डिफाइन किया जाता है। जब दो गैसियस आयंस मिलके एक आयनिक सॉल्ट बनाते हैं, एक मोल सॉल्ट बनाते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो भी लैटिस एंथैल्पी होती है। जैसे मान लो इसको उल्टा लिख देता हूँ मैं, Na+ गैसियस प्लस Cl- गैसियस गिव्स NaCl सॉल्ट। अब इसमें एनर्जी मिलेगी तो ΔH क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो लैटिस एंथैल्पी एक ऐसी एंथैल्पी है जो दो तरह से डिफाइन होती है। मतलब या तो हम एक मोल आयनिक सॉल्ट को तोड़ के और उसके गैशियस आयंस बना रहे हैं, या फिर हम दो गैशियस आयंस को जब जोड़ रहे हैं तो हमें जो एनर्जी मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। अब इससे एक चीज़ जुड़ी है, उसे कहते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। ये बॉन्ड हेबर साइकिल हमें बताती है कि ये सॉल्ट्स वगैरह बनते कैसे हैं। मुझे लगता है कि आपने इसको भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफिंग। तो बॉन्ड हेबर साइकिल में हमें बताया जाता है कि दो क्या है, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो उनसे हम एक सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्या तरीका होता है इनका। तो हम सिंपली NaCl बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वील टेक NaCl, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले सोडियम कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड में ही होता है नॉर्मली। तो उससे पहले मुझे गैशियस स्टेट में लाना पड़ेगा, तो ये क्या सब्लिमेशन करना पड़ेगा इसका सीधा गैस में पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे दूंगा डेल्टा सब्लिमेशन H, है ना। और अब मुझे इसका आयन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके ये जो है मेरा गैशियस एटम, आइसोलेटेड गैशियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। याद करो वो कौन सी एनर्जी होती थी पीरियोडिसिटी में? आयोनाइजेशन एनर्जी होती थी। तो ये क्या हो जाएगा? ΔIH से डिनोट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये मेरा Na+ आयन प्रिपेयर हो गया। अब मैं क्लोरीन को देखता हूँ। अब Cl तो ऐसे नहीं मिलता, कैसे मिलता है? Cl2 गैस की फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले मुझे Cl2 के गैस को Cl में बनाना है, मतलब उसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो क्या लगेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हो, है ना। अभी आएगा आगे बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अभी इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके बीच में तो बॉन्ड होंगे, तो अगर उससे एक सिंगल एटम्स चाहिए तो उसके लिए हम बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये मैं हाफ लेता हूँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं एक Cl2 को तोड़ूंगा तो मुझे 2 क्लोरीन के एटम मिलेंगे, लेकिन मुझे चाहिए कितना? एक। तो मैं आधा मोल तोड़ूंगा Cl2 गैस को, Cl2 गैस के मॉलिक्यूल्स को, ताकि मुझे 1 मोल Cl एटम मिल जाए। 1 मोल Cl एटम है। अब क्या करना है? Cl- चाहिए ना, आयन बनाना है इसका, तो मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये भी मेरा गैशियस आइसोलेटेड एटम है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। तो कौन सी एंथैल्पी होती थी पीरियोडिसिटी में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती थी, है ना। ये क्या? ΔEgH, इसे डिनोट करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ये क्या बन जाएगा? Cl- गैशियस। अब Na+ गैशियस भी आ गया, Cl- गैशियस भी आ गया, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा? NaCl और प्लस ये सॉलिड में आ जाएगा, प्लस एनर्जी मिलेगी, खूब सारी एनर्जी। और ये एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी कह सकते हो या फिर एंथैल्पी भी कह सकते हो, दोनों ही सही होंगे। तो समझ में आया कि किसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी? एक मोल आयनिक सॉल्ट बन रहा है,
उसके गैसियस आयन से, तो जो एनर्जी में चेंज आता है, एंथैल्पी में चेंज आता है, उसी को हम लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। और ये कैसी होती है, मतलब ये जो बॉन्ड हेबर साइकिल है, ये एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम सब्लिमेशन क्या है, एंडोथर्मिक। मैं एक बार एंडो एक्सो यहाँ लिख देता हूँ। ये एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। ये डेल्टा सब्लिमेशन एच एंडोथर्मिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है हमेशा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव होती है, मतलब ये तो इसमें से एनर्जी निकलती है ना। क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एटम है ना पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें से एनर्जी निकलेगी, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। और यहाँ से मिल रही एनर्जी लैटिस एनर्जी, तो ये भी क्या हुई, एक्सोथर्मिक हुई इस केस में। तो होता क्या है, जब आयनिक सॉल्ट बनता है ना, तो ये जो दोनों एनर्जियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि जनरली एंडोथर्मिक की जितनी भी छोटी मोटी एनर्जियाँ होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाती है हमारी, एक्सोथर्मिक हो जाती है। वही अगर हम उल्टा करें, इसको हमें तोड़ना है इन दोनों आयन्स में, तो हमें उतनी की उतनी लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी। अब हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। नेक्स्ट है 6th नंबर, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। अब फेज चेंज क्या होती है, मैंने पहले बता रखा है आपको, लेटेंट हीट में फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये जो स्टेट्स होती है उन्हीं को फेज कहते हैं। तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था कि कैसी होती है, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, और इसमें सब्लिमेशन भी आ जाएगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। पहले हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, इसको डेल्टा FUSH से डिनोट करते हैं, बस सिंपल है। अब लेटेंट हीट में क्या देखा था कि 1 किलोग्राम को अगर हमें बदलना है, 1 किलोग्राम सॉलिड्स को लिक्विड में बदलना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो लेटेंट हीट हो जाती है। लेकिन ये जितनी भी स्टैंडर्ड है, क्योंकि सब क्या है, स्टैंडर्ड है, तो हम मोल में लेते हैं जनरली, इसमें कुछ नहीं है। 1 मोल सॉलिड क्या बन जाएगा, 1 मोल सॉलिड क्या बन जाएगा, इसको लिक्विड में बनाना है। तो जो एंथैल्पी चेंज होगा इस प्रोसेस में, वो हो जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली दूसरी क्या होगी, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन हो गई। अब डेल्टा VAPH0, मतलब इस बार मैंने इस लिक्विड से गैस बनाना है, तो 1 मोल लिक्विड से मुझे गैस बनाना है, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। फिर इसमें एक और आ जाता है, सब्लिमेशन आ जाता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सीधा सॉलिड से गैस चला जाता है, मतलब सीधा नहीं, बीच में लिक्विड आती है, लेकिन वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो 1 मोल सॉलिड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, तो जो एंथैल्पी में चेंज आता है वही हो जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये हो जाता है डेल्टा सब्लिमेशन H0। अब मैंने एंथैल्पी तो कह दी, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ये हीट भी दे देते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन आपको पता है एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, कंटेंट, हीट, जो हीट का कंटेंट होता है वही एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी चेंज या फिर हीट बोलते तो वो एक ही बात होती है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन जरूरी थोड़ा ना सिर्फ एंथैल्पी चेंज ही बोले, वो बोल देंगे हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। तो आप ये भी समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट एंथैल्पी पे हम आते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती क्या, ये H इसे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड है। सबसे पहले ये हमें सोचना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम कहते किसको हैं, कि एसिड बेस रिएक्ट करते सॉल्ट और वाटर बन जाता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं, हमने रट रखी डेफिनेशन सिंस 10th 9th पता नहीं कौन सी क्लास से। लेकिन एक्चुअली में न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे के नेचर को ख़त्म कर देते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। और सॉल्ट का तो फॉर्मेशन होता ही है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सॉल्ट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, सॉल्ट कभी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। लेकिन एक जो चीज़ जिससे हम न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करते हैं वो होता है
कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, जो जब वाटर बनता है ना, उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब न्यूट्रलाइजेशन की एक जैसे डेफिनेशन है कि अगर इफ व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड दे फॉर्म द वाटर, दे न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट्स, ईच अदर्स इफेक्ट। मतलब एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेस, और बेसिसिटी को एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, और बनेगा क्या इस दौरान? वाटर बनेगा। तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसी बेस पे हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी डिफाइंड होती है। जैसे मेरे पास ये सिंपल सी रटी रटाई रिएक्शन, HCl प्लस NaOH क्या देगा? आपको पता ही होगा। ये क्या लिख रहा हूँ? HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, वही सेम है ना। तो अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? मैं आपको बताता हूँ। इसको जनरली हम वाटर के बेस पर डिफाइन करते हैं कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बना। इस बार मैंने मोल नहीं बोला, इस बार मैंने ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बोला। ग्राम इक्विवेलेंट क्यों बोला? क्योंकि क्या पता इसमें तो मान लो एक 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 ऐसा हो गया, मतलब एक मोल HCl, एक मोल NaOH से एक मोल वाटर बन गया। अब दूसरी रिएक्शन देखो, H2SO4 प्लस NaOH, ये हो गया Na2SO4 प्लस वाटर। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी। चलो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक मोल H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्ट करके 2 मोल H2O बना रहा है। तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि अगर एक मोल रिएक्ट करे तो 1 मोल ही एसिड होना चाहिए, 1 मोल ही बेस होना चाहिए। इसमें तो 2 मोल है लेकिन एसिड तो 1 मोल है। तो हम वाटर के ग्राम इक्विवेलेंट से डिसाइड करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि उसमें नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट वगैरह आता है थोड़ा बहुत एक ग्राम इक्विवेलेंट में। बस आप ये याद रख लो कि इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और जो ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन की होती है ना रिएक्शन, उसके लिए वैल्यू भी सेट है, मतलब एक ही वैल्यू होगी। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये होती है -13.6 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। हो सकता है कोई क्वेश्चन में ये ग्राम इक्विवेलेंट ना दे के मोल ही दे दे, लेकिन वो इसमें ऐसे इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में काम चल जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मोल दे रखा है, 1 मोल है तो 1 मोल ये 1 मोल ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। जनरली ग्राम इक्विवेलेंट में डिफाइन होता है। अगर इसको किलो जूल में लिखते तो -57.2 समथिंग आता है किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट में, है ना। तो ये है मेरी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट किसके? यहाँ पे वाटर के ग्राम इक्विवेलेंट है, वाटर के ग्राम इक्विवेलेंट है। अब इसमें थोड़ी बहुत बातें आती हैं कि ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत एक दो रिएक्शन आती है जिसके लिए ये वैल्यू ये नहीं है। मतलब डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H, मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये नहीं है। एक तो जब वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करें तो आपको लगता है वो इतनी एनर्जी देंगे। ये हमेशा न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी तो देंगे नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, डेल्टा न्यू H for weak acids and bases is less than, ये जो गिवन वैल्यू है उसकी लेस देन होती है, कम ही होती है इससे। और एक दूसरा एक स्पेशल केस आता है कि जो HF एंड जो NaOH की जो रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर जो डेल्टा ये जो है ना न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, ये ज़्यादा होती है, इज ग्रेटर देन -13.6 किलो कैलोरी जो भी है वैल्यू, ये इससे ज़्यादा आती है। अब इसका एक रीज़न है, क्योंकि जो ये है ना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जब ये सोचो एक्वा सॉल्यूशन में टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और F-, और F- क्या होता है? सबसे छोटा एनायन होता है। और आपको शायद पढ़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी में, केमिकल बॉन्डिंग में आ रखा होगा, अभी आगे भी आएगा, कि जितना छोटा एनायन होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी हाई होती है। तो F- इज द स्मॉलेस्ट एनायन, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी होगी? बहुत ज़्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी होती कैसी है? एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी का तो इन्वॉल्वमेंट होएगा ही, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ही होंगे, रिएक्ट वैसे कैसे होंगे? तो अगर जैसे रिएक्ट करेंगे तो मुझे खूब सारी हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मिलने की वजह से जो इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है इस वैल्यू से, -13.6 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा होती है। तो ये थी मेरी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट एंथैल्पी है एटोमाइजेशन।
अब सर नाम से ही देखोगे, आप नाम से पता कर सकते हो, एटोमाइजेशन बोला, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा AH0। नाम से ही देखो, एटोमाइजेशन मतलब कोई भी कंपाउंड है उसको मैंने तहस नहस करते एटम्स में तोड़ दिया, है ना। एक मोल कोई भी कंपाउंड है, मैंने मान लो ये रहा CH4 है मेरे पास, है ना, एक मोल है CH4। अब इसको तहस नहस करके उसमें तोड़ना है एटम्स में, तो एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन है। अब इसमें मैंने 4H लिखा है, ये 2H2 नहीं लिखा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की मतलब ही यही होता है कि मुझे इसके एटम्स में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ना है। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट चाहे गैसेस एटम्स मान लो, गैसेस एटम्स में ही तोड़ना है। ये भी क्या है, गैस होती है। हाँ, अब यहाँ पे 2H2, तो एक H2 तो क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके लिए ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिफाइन नहीं होगी, इसके लिए होगी, इसके लिए डिफाइन होगी, डेल्टा AH इज डिफाइन। तो होती क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सिंपल है, कुछ नहीं। एक मोल कंपाउंड है मेरा, उसको मुझे उसके गैसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस एटम्स में तोड़ना है, तो जो लगने वाली एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी चेंज है, उसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। दैट्स इट। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, ग्लूकोज ले लो, बहुत सिंपल है, C6H12O6, तो ये हो जाएगा 6C + 12H + 6O। तो ये क्या हुई इसके अंदर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, O2 गैस, H2 गैस, C सॉलिड, कुछ नहीं, उसको अपने एटम्स में तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने पढ़ रखी होगी, फिर भी मैं आपको ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें भी आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती थी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको डेल्टा IH से, या फिर आप I लिख सकते हो सिंपल। क्या होती है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वो लगने वाली जो एनर्जी होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे मेरे पास इस बार मैं ले लेता हूँ Na, सिंपल सॉलिड में है, सॉरी गैसियस एटम है, तो Na गैस, उसको मैंने Na+, तो इसमें जो लगेगी एनर्जी ना, वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी से इसका मैंने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आइसोलेटेड गैस। अब मैं कोई भी क्लोरीन भी ले सकता हूँ, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है मेटल या नॉन मेटल, किसी के लिए भी डिफाइन है। गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम है मेरे पास Cl, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या प्लस चार्ज हो जाएगा, तो Cl+ गैस। तो ये जो एनर्जी लगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, सिंपल। अब वैसे क्योंकि डेल्टा H है, तो इसे भी हम जूल पर किलो जूल पर मोल में ही डिफाइन करते हैं कि एक मोल ये गैसेस एटम्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कितनी किलो जूल में एनर्जी लग रही है, तो यूनिट तो इसकी यही रहती है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ी होगी, नंबर 10, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे डिनोट करते थे, डेल्टा EGH से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसका उल्टा किया, मुझे एक इलेक्ट्रॉन हम घुसाड़ देते हैं उसके अंदर, मतलब दे देते हैं उसको। जैसे मेरे पास सोडियम है गैसियस, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर क्या हुआ, Na- बन गया। ये कैसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है कुछ कुछ केसेस के लिए, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिसिटी में। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती थी, हमेशा एंडोथर्मिक होती थी, हमेशा एनर्जी देनी पड़ती थी। इस केस में क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, तो ये भी, इसकी भी यूनिट क्या होती थी, किलो जूल पर मोल में हो जाती है यूनिट। ये तो आपने पढ़ रखी है तो एंथैल्पीज। फिर हम नेक्स्ट एंथैल्पी पे आते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे। तो नेक्स्ट एंथैल्पी आती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा सॉल H0 से डिनोट करते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि तो एक सॉल्यूशन की एंथैल्पी है, तो मतलब भी यही होता है, अगर हम किसी एक मोल सब्सटेंस का अगर हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, तो जो एंथैल्पी में चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें एक पॉइंट है कि जो ये, अगर हम कोई भी आयनिक जो सॉल्ट होता है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो हमारी एंथैल्पी निकल के आती है ना, एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी आयनिक सॉल्ट को हम डिज़ोल्व करते हैं तो होता क्या एक्चुअली, पहले तो जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड वो टूटेगा। तो अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्या देनी पड़ेगी, मतलब किसी सॉल्ट, एक मोल आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक सॉल्ट का जो आयनिक बॉन्ड है एक मोल तोड़ने के लिए तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एक एनर्जी टूटेगी तो वो एनर्जी लगती है। और जब आयंस का हाइड्रेशन होता है तो एक और एनर्जी आएगी, अभी लास्ट एनर्जी है,
वो उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो आयन है, जिसमें Na+ आयन है, तो उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। ये मेरे H2O मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे H2O मॉलिक्यूल्स, तो ये अटैच हो जाते हैं और इसमें खूब सारी, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो इसमें काफ़ी एनर्जी निकलती है। तो मेरा एक्चुअली डेल्टा सॉल्यूशन H0 होता क्या है, डेल्टा LE लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन, एक सेकेंड, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी जो एंथैल्पी है। तो क्या हुई सॉल्यूशन की एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक दो सवाल हो सकते हैं जो आपको ऐसे फंसा देंगे कि इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताओ, जिसमें आपको ऐसे उल्टी पुल्टी लैंग्वेज में बताएंगे कि ये हाइड्रेशन इसकी ये है, लैटिस एंथैल्पी ऐसी है, तो इसकी सॉल्यूशन एंथैल्पी निकालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट एंथैल्पी है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, बॉन्ड एनर्जी बोलो, एक ही बात है। इसको एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी होती है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, 1 मोल बॉन्ड को टूटने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 मोल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी ना दोनों तरह से डिफाइन है कि 1 मोल बॉन्ड जब बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर 1 मोल बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी लगती है। बस इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि नाम में देखो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। हमने 1 मोल बॉन्ड को तोड़ा तो उसमें जितनी एनर्जी निकली उसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी दोनों वे से डिफाइन है। अब हमको समझना पड़ेगा कि मैंने बोला 1 मोल बॉन्ड, तो जैसे एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH4 है ना, मीथेन है। अब इसमें बताओ 1 मोल मीथेन में कितने मोल CH बॉन्ड होंगे, 1 मोल मीथेन, तो CH बॉन्ड कितने मोल होंगे, 4 होंगे ना। एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे ऐसे है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मैं तो एक बार ऐसे ही बताया। 1 मोल में 4, मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 CH बॉन्ड होते हैं, तो 1 मोल CH4 में कितने होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, ये हम 4 बॉन्ड होंगे। लेकिन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 1 मोल के लिए डिफाइंड होती है। तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर मैं इसको C+4H में मुझे बनाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, 4 × BD, 4 टाइम्स इतनी एनर्जी लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी होती है ये। अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका 1 मोल में कितना बॉन्ड होगा, 1 मोल ही बॉन्ड होगा। तो अगर मुझे इसको 2Cl में कन्वर्ट करना है तो इसमें सिंपली एक क्या बोलते हैं, हाँ, 1 टाइम ही लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आता है, इसके ऊपर एक हमको रिएक्शन दे देगा। जैसे मुझसे इथेन की एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ लिया हमने, डेल्टा FH0 पूछ लिया, तो पहले बताओ एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती थी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, उसकी स्टेबल स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से वो बन रहा है सब्सटेंस 1 मोल। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी रिएक्शन, पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे, 2C ग्रेफाइट वाला कार्बन, मैं एक बार ग्रेफाइट लिख देता हूँ, ग्रेफाइट वाला कार्बन प्लस 3H2 गैस रेफरेंस स्टेट में है, और ये क्या बना रहे हैं, 1 मोल C2H6 बना रहे हैं, है ना। अब C2H6 क्या है, इथेन है। कैसे दिखता है, C यहाँ पे H, हाँ एक और बना दो बस, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब इसकी मुझे बतानी है कि ये इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा, और हमें दे देगा यहाँ पे C बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड की दे देगा, HH बॉन्ड की दे देगा, इन सब बॉन्ड्स की हमें बॉन्ड एनर्जी दे देगा। और हमें पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, फिर बॉन्ड इसकी बस डेल्टा H निकालो। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। सबसे पहले जब कोई भी रिएक्शन होती है तो ये बॉन्ड्स ना टूटते हैं, सबसे पहले जितने भी बॉन्ड्स बन रखे होते हैं। अब कार्बन तो मोनोएटॉमिक है, कोई है नहीं बॉन्ड इसके अंदर। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन को तो H2 है, तो इसमें HH बॉन्ड है ना, तो पहले इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसको मैं एक बार ये XYZ डिनोट कर देता हूँ, XYZ क्वेश्चन में आपको वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे यहाँ पे HH बॉन्ड है और कितने 3 मोल है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 3Z एनर्जी देंगे ना, 3 मोल है। अब इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, CC बॉन्ड बन रहे हैं एक तो बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो एक CC बॉन्ड बन रहा है तो -X माइनस रिलीज हो रही है एनर्जी।
और कितने सी एच बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और -6y। तो मतलब ऐसे करोगे तो आपका ये डेल्टा एफ एच फॉर्मेशन कह सकते हो ना। अब इसको रेफरेंस स्टेट में सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है एटम्स, है ना, तो ये क्या होगी, डेल्टा एफ एस आ जाएगा। इसको यूज़ करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये थी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हम लास्ट एंथैल्पी पे आते हैं। लास्ट एंथैल्पी है फाइनली 13th लास्ट एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सिंपल में आपने शायद पढ़ा भी होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस, कह दो 1 मोल आयन, कह दो जो भी, ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ आयंस। मतलब होता क्या है, जैसे अगर मैं कोई घोल रहा हूँ कोई चीज़, मतलब कोई आयंस है मेरे प्रेजेंट है वाटर में, तो जैसे Na+ आयन है, कोई भी Cl- आयन है, तो क्या होता है, इनके चारों तरफ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वाटर कैसा है, वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर है, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है ना वाटर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट्स में पढ़ा था। तो ये H2O ये सराउंड कर लेते हैं इनको। तो इससे होता क्या है, वैसे यहाँ पे OH आएगा वैसे, अब मान लो एक बार, हाँ, तो इससे क्या होता है, इससे इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, स्टेबल ज़्यादा हो जाता है आयन वाटर के अंदर। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। और आपको पता होगा जितना छोटा आयन होता है, जितना छोटा आयन होता है उसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर मतलब मुझे ऑर्डर लिखना है, जैसे ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, अगर मुझे इनकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर लिखना है किसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो वो ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो हाइड्रेशन है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैं डेल्टा ऐसे शो कर देता हूँ। जो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, कोई भी एन आयन कैटायन का कोई भी साइज़ है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे मेरी होती है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ख़त्म, ठीक है। तो ये इतनी सारी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज होती हैं जिन पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक और आता है लास्ट में इसके अंदर, हेस लॉ। हेस लॉ कि क्या कहते हैं, हेस लॉ, अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक कार्बन है, सॉलिड ले लो, कोई कुछ भी ले लो, उसे एक रिएक्शन करवानी है। उसको पहले तो मैंने हाफ O2 से रिएक्ट करवा के इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी, ये मेरी रिएक्शन 1 हो गई। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना ना, उसको मैंने फिर से हाफ O2 दी, उसको मैंने फाइनली CO2 बना दिया, ठीक है। इसके अंदर एंथैल्पी चेंज में डेल्टा H1 लिख देता हूँ, इसमें एंथैल्पी चेंज में डेल्टा H2 लिख देता हूँ, और इन दोनों की कंबाइंड रिएक्शन में लिख देता हूँ एक C+O2, क्या देते हैं CO2। इसकी मैं एक बार डेल्टा H से डिनोट करता हूँ। तो हेस लॉ क्या कहता है, ये जो इनकी जो टोटल एंथैल्पी है ना वो ये इसके बराबर होगी। मतलब अगर ये रिएक्शन है, मैंने इसको 2 स्टेप में कराई, एक रिएक्शन है ना ये, तो इसको मैंने 2 स्टेप में करा दी, तो टोटल एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू पहले रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज प्लस दूसरे रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज। ये होता है हेस लॉ। कि अगर मैंने भी कोई भी ये एक रिएक्शन है उसको अलग अलग स्टेप्स में करवाया तो उनकी एंथैल्पीज ना ऐड हो जाती हैं और वही उसकी टोटल एंथैल्पी होती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके पास, क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे, मान लो आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन दे देंगे। मल्टी स्टेप रिएक्शन क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसकी कोई डेल्टा H1 दे रखी है, डेल्टा H2 दे रखी है, तो फिर आपको ये जैसे C+O2 CO2 की मांगेगा कि इसकी एंथैल्पी चेंज क्या है, तो आपको सिंपली ऐड कर देना इन दोनों को। ये तो होगी सिंपल सा, जो ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं। सवाल देख लो, अब इस सवाल से आपका सारा वो हेस लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 रिएक्शन दे रखी है, 2Fe + 3/2O2 Fe2O3 बना रहे हैं, उसका एंथैल्पी चेंज दे दिया, और C + ½ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें देखो अलग अलग रिएक्शंस हैं और इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछ लिया। अब हम कैसे करें, तो सबसे पहले हमें इस दोनों रिएक्शंस को कुछ घटा जोड़ के इधर उधर करके मुझे इस रिएक्शन में तब्दील करना है, और उस हिसाब से मुझे इनकी एंथैल्पीज भी चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले देखो कि इसमें रिएक्टेंट साइड पे क्या है, इसमें रिएक्टेंट साइड पे कार्बन है ना, और Fe2O3 है। तो मतलब मैं इस रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूँ एक बार, बस लिखने के लिए, होती है या नहीं वो अलग बात है, बस लिख देता हूँ एक बार। Fe2O3 मैंने उल्टी लिख दी इसको, 2Fe + 3/2O2। अब अगर हम रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं तो उसका डेल्टा H का जो साइन है ना, बस उसको चेंज कर दो, तो ये +822 kJ/mol हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे आ गया।
अब अगर मैं इसको, ये मेरी एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ, रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, मैं इस रिएक्शन को रिएक्शन 2 में डायरेक्टली ऐड करूँ तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो पहले मैं रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो रिएक्शन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 3/2 O2 3CO बना देंगे। अगर हम किसी भी रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑब्वियसली जो डेल्टा एच होगा वो भी उसे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -110 इंटू 3 -330 हो जाएगा। अब एक बार जरा ऐड करके देखते हैं, हम सीधा ऐड कर सकते हैं, जैसे LHS में LHS को ऐड करते हैं ना, वैसे ही इसमें ऐड कर दो। Fe2O3 प्लस 3C प्लस 3/2 O2 क्या बना देगा, 2Fe प्लस 3/2 O2 प्लस 3CO। अब इसमें 3/2 O2 ऐसे कॉमन आ रहा है, तो एक बार के लिए ऐसे हम काट सकते हैं, मतलब हाँ ये थोड़ा बहुत जुगाड़ है, हम ये कर सकते हैं, वी कैन कट दिस। तो फाइनली देखो ये रिएक्शन बन रही है, Fe2O3 प्लस 3C, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2Fe प्लस 3CO बन गई। अब ये किन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से बनी है, इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों को तो हमने कुछ आगे पीछे करके ये दोनों रिएक्शन सही है ना। तो फिर इसका डेल्टा एच क्या होगा, इसका डेल्टा एच क्या होगा, इन दोनों का सम होगा हेस लॉ के मुताबिक। तो ये 822 प्लस का और ये -330, ये आ जाएगा आंसर। तो कर लो 82 - 33, तो ये 5, ये क्या 492 आ जाएगा आंसर बस। तो ऐसे आते हैं हेस लॉ के क्वेश्चन। नेक्स्ट एक तो छोटी मोटी बात आती है जो थोड़े से एडवांस लेवल के लिए होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार बस आप देख लो इनको, बस एक बार नज़र मार लो। एक तो ये है किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन से क्या आती है, इससे हमें मोलर हीट कैपेसिटी मिलती है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम वाली नहीं, मतलब हाँ एक प्रेशर वाली वॉल्यूम वाली, वही CP यही मिलती है। तो इसमें बोलते हैं कि डेल्टा CP मतलब इसमें चेंज आता है ना, टेम्परेचर के साथ इसमें भी चेंज आता है डेल्टा CP। तो ये हो जाएगा डेल्टा H T2 माइनस डेल्टा H T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। बस ये फॉर्मूला है, इसको हम किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, आपको याद है ना डेल्टा H क्या होता था, NCP डेल्टा T है ना। तो CP का रिलेशन H से है, तो हम यहाँ पे डेल्टा H यूज़ करके टेम्परेचर के साथ ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे। सिमिलरली डेल्टा CV क्या होता है, इसमें डेल्टा CV होता है डेल्टा U T2 माइनस डेल्टा U T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 होता है। वही जैसे डेल्टा U क्या होता था, NCV डेल्टा T होता था। तो CV का रिलेशन डेल्टा U के साथ है। तो बस इन दोनों जो इक्वेशंस हैं जिससे हमें डेल्टा CV डेल्टा CP मिलता है उसे हम किरचॉफ्स इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सवाल रेयरली आते होंगे, पर बस आप देख लो इनको, क्या पता आ जाए, कोई कौन कह सकता है। एक और आता है, एक होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमने आइसोथर्मल पढ़ ली, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक। अब एक छोटी सी प्रोसेस आती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये भी बस कुछ नहीं, PV की पावर n कांस्टेंट होता है इसमें, PV की पावर n कांस्टेंट होता है, मतलब इसे जनरलाइज कर दिया। आइसोथर्मल में क्या होता था, PV कांस्टेंट होता था, है ना, याद करो बॉयल्स लॉ। एडियाबैटिक में क्या होता था, PV की पावर गामा कांस्टेंट होती थी, है ना। तो उसको जनरलाइज कर दिया कि कोई भी PV की पावर n कांस्टेंट होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें छोटा सा फॉर्मूला आता है, CP/CV में रिलेशन आता है, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। बस ये छोटा सा रिलेशन आती है CP/CV में। अगर कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो तो बस इस पर थोड़ी सी नज़र मार लो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और ये किरचॉफ्स इक्वेशन पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी होता है ना, आपको पता है, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या कहता है थर्मोडाइनमिक्स। ये एंट्रोपी के बारे में कहता है। एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कहता है, उसके बारे में एंट्रोपी कहता है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो जाए, तो इसको जो एंट्रोपी है ना, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी ऑलमोस्ट उसकी 0 ही मानी जाती है, मतलब उसकी जो रैंडमनेस है वो 0 ही मानी जाती है, इट्स कंसीडर्ड टू बी 0। तो जैसे जो एंट्रोपी टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है ना, ये S एंट्रोपी, यहाँ पे T, और यहाँ पे 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कुछ ऐसे आता है, एक सेकेंड, वो ऐसे आता है, फिर एक ऐसे हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसे होएगा, वो ऐसा आता है एंट्रोपी और टेम्परेचर में। देखो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 0 पे
क्या हो रहा है, इसकी एंट्रोपी ज़ीरो हो रही है। बस यही होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और ये ग्राफ को हम देख के कुछ याद बता सकते हो, मतलब कैसा ये क्यों बना ये ग्राफ। देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे गैस स्टेट है। अब शायद आप बता सकते होंगे, अब आप बताओ सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्जन होता है तो वो उस कन्वर्जन के समय टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये देखो इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस लाइन पे सॉलिड से लिक्विड हो रहा है। तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बढ़ रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका, वो लेटेंट हीट लेता जा रहा है और उससे लिक्विड बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक सीधी लाइन आती है। सिमिलरली जब लिक्विड से गैस होता है तो भी बीच में एक ऐसी सीधी लाइन आती है। बस यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब कुछ दो मान लो, दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आते हैं जिससे ज़्यादातर मतलब बहुत सारे थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो है रिलेशन बिटवीन अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है और आपको दे रखी है फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है या फिर कंबशन एंथैल्पी दे रखी है, तो क्या होता है डेल्टा आर एच रिएक्शन की एंथैल्पी इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन की एंथैल्पी के टर्म्स में होता है प्रोडक्ट की जो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा फॉर्मेशन जो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें खूब सारे क्वेश्चन हैं, खूब सारे मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे। अरे मार्कर क्यों नहीं चल रहा, खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे क्योंकि फॉर्मूला है भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन में आपको ये रिएक्शन दे दी, बोला है इसका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करो और क्या गिवन है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसका भी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में वैल्यू देगा, मैं एक बार यहाँ पे x y मान के आपको समझा देता हूँ कैसे हो गया क्वेश्चन। अब इसका क्यों देगा एक फॉर्मेशन, क्यों नहीं देगा, मतलब ये क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये अपने आप ही एलिमेंटल स्टेट में है, पहले से ही अपनी रेफरेंस स्टेट में है। कैल्शियम कैसी सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में ही होगा, मतलब अगर कुछ लिखा नहीं है तो एक तरह से रेफरेंस स्टेट ही है ना। और कैल्शियम है तो इसकी क्या होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर एच रिएक्शन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, तो बस ये फॉर्मूला यूज़ कर दो। पहले प्रोडक्ट की, जितने भी प्रोडक्ट है सबकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो लिख दो। इसकी कुछ नहीं होगी, इसकी 1 मोल है तो x क्या हुई, x माइनस जो रिएक्टेंट है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, x माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, इसकी तो कोई होगी नहीं फॉर्मेशन एंथैल्पी। कैल्शियम ऑक्साइड की दे रखी है y। अब आप जानते हो जो ये रिएक्शन जो एंथैल्पी देता है वो पर मोल पे देता है, मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन होती है सारी एंथैल्पीज हमने पढ़ा है। यहाँ पे कितने मोल है, 3 मोल है, तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे, 3y माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास इसकी रिएक्शन एंथैल्पी आएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे, और इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सिमिलरली एक और रिलेशन आता है, ये तो फॉर्मेशन के बीच में हो गया, अब कंबशन के बीच में भी एक रिलेशन आता है डेल्टा आर एच का। आप बस उल्टा कर दो उस फॉर्मूले को, जहाँ पे प्रोडक्ट था वहाँ पर रिएक्टेंट यूज़ करो। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी ना दे के कंबशन एंथैल्पी दे दे तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा पर इस बार हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। और माइनस साइन से डरना मत, माइनस अब ऐसे ब्रैकेट में यूज़ करना ना, जैसे एक ब्रैकेट में मैंने एक कोई x माइनस y प्लस y लिख दो माइनस z ऐसे लिख दिया माइनस दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि ज़्यादातर कंबशन एंथैल्पीज कैसी होती हैं, नेगेटिव ही होती है, एक्सोथर्मिक ही होती है, सारी होती हैं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, माइनस ही लिखना पड़ेगा। जितनी भी कंबशन एंथैल्पीज होती हैं सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे माइनस a माइनस b माइनस c ऐसे आएगा, है ना। तो ऐसे आप ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो ही करेक्ट आंसर आएगा मैथमेटिकली, मतलब ये मिस्टेक्स होती है, अब इसका ध्यान ज़रूर रखना। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। तो आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ कैसी लगी आपको थर्मोडायनेमिक्स की, ये एक्सप्रेस वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं बाकी चैप्टर्स पे भी ट्राई करूँगा एक्सप्रेस वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।